तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, प्रीवियस क्लास में ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था और प्रीवियस क्लास में सिर्फ और सिर्फ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़े थे। ठीक है, आपको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड की थी। तो अगर वीडियो देख लिए बहुत अच्छी बात है, वीडियो अगर नहीं देखिए तो बच्चा लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते। तो चलिए, आज की क्लास टॉपिक होने वाला है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि फीचर्स पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में एक एक से सारे के सारे सेक्टर्स पढ़ेंगे। जैसे आज की क्लास एग्रीकल्चर सेक्टर, नेक्स्ट क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर, नेक्स्ट क्लास फॉरेन ट्रेड, नेक्स्ट क्लास डेमोग्राफिक प्रोफाइल, देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इस टाइप से हम लोग अब सारी बातें पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो बेसिकली हम सभी लोग प्रीवियस क्लास से इतना तो समझ चुके हैं कि मोर देन 72% पॉपुलेशन, लगभग 72% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। कब? आजादी के टाइम पे। आप समझ सकते हो, देश की जनसंख्या का 70% से ज्यादा पार्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर। और यार ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर का हाल बहुत अच्छा हो, हमारे देश के एग्रीकल्चर का हाल भी ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था हमारे देश की एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक है, अब कैसे एक्सप्लॉइट किया, क्या हाल था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, एक एक से पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले ये सारी बातें थोड़ा सा रीड आउट कर लो। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी। बच्चा एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेरियन इकोनॉमी? एग्रेरियन इकोनॉमी क्या होता है? वर्ड समझ में आ रहा है? एग्रेरियन किससे बना है? एग्रीकल्चर से, यानी कि वो इकोनॉमी जो एग्रीकल्चरल बेस्ड होती है, जिसमें आधे से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाती है। चलो थोड़ा सा और, तो around 72% of the population derive its livelihood from the agriculture sector। तो बच्चा 72% से ज्यादा लोग अपने लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए जो जीविका है, कहां से अर्न करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर, इसीलिए भारत को एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी यानी कि कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। चलो पॉइंट वाइज कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। बच्चा दो चीजें हैं, पहली चीज प्रोडक्शन कम था, दूसरी चीज प्रोडक्टिविटी भी कम था। अब यार दोनों में अंतर समझो। प्रोडक्शन मींस टोटल आउटपुट। देखो यार, सपोज करो मेरे पास 10 खेत हैं, 10 खेत हैं, 10 खेत में टोटल कितना आउटपुट निकल रहा है, टोटल कितना अनाज तैयार हुआ है, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन जब बात आती है ना प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी एक प्रकार से आप समझ सकते हो एवरेज। एवरेज समझते हो कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, पर हेक्टेयर जमीन को, खेती की जमीन को हेक्टेयर में मेजर किया जाता है, तो पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो कहलाती है प्रोडक्टिविटी। बात समझ गए? ठीक है, एक है प्रोडक्शन टोटल आउटपुट, एक है प्रोडक्टिविटी यानी पर हेक्टेयर ऑफ आउटपुट। ठीक है, बेसिकली एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है एक हेक्टेयर के हिसाब से, तो आपकी प्रोडक्टिविटी। चलो थोड़ा सा डेटा पे नजर डालते हैं, क्योंकि बेसिकली यार मैं बार बार आपसे कहूंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी यार ज्यादा लिखोगे टीचर ठीक ठाक नंबर नहीं दे पाएगा, लेकिन जहां आप डेटा का यूज करोगे, टीचर की नजर जैसे ही डेटा पे पड़ेगी आपको नंबर बेहतरीन मिलेंगे। चलो तो यहां देखो हमारे पास प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी समझ गए, केजी पर हेक्टेयर। देखो कंपैरिजन किया है 1947 आजादी के टाइम को 2019-20 से, यानी जस्ट प्रीवियस कुछ सालों से। ठीक है, देखो फीट की बात कर लेते हैं। तो पहले प्रोडक्टिविटी थी 660 केजी पर हेक्टेयर। कितनी? 660 केजी पर हेक्टेयर। याद करते हुए चलना, किसकी? वीट की। आज की रेट में कितनी है? 3421। पहले 660, आज की डेट में 3421।
अगर हम लोग देखें मोटा मोटा तो 6 6 36 होता है, लगभग 5.5 गुना, लगभग 5.5 गुना। ठीक है, आज की डेट में तो हम कह सकते हैं आजादी के टाइम पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी किसकी। ऐसे ही प्राइस की बात करूं तो पहले थी 665, ये तो याद हो जाएगा ना, व्हीट 660, राइस 665, जबकि आज की डेट में 2705, अगेन 6 5 जा 30 होता है, तो लगभग 4.8 या 4.7, लगभग 4.5 गुना से भी ज्यादा आज की डेट में प्रोडक्टिविटी है। यानी अगेन आजादी के टाइम पे प्रोडक्टिविटी, चाहे व्हीट की बात करो चाहे राइस की बात करो, प्रेजेंट से अगर हम कंपेयर करें तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। ठीक है, ऐसे ही जरा प्रोडक्शन पर आओ। प्रोडक्शन, ठीक है, बोले तो टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट किसमें गिवन है, इन लाख टन्स। तो 1947 में सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, व्हीट की। 1947 में व्हीट का प्रोडक्शन था 64 लाख टन्स। व्हीट का प्रोडक्शन आजादी के टाइम पे कितना था, 64 लाख टन्स, जबकि आज की डेट में बात करें तो 1076। बच्चा लोग 64 1076 अगर आप देखोगे तो लगभग 17 या 18 गुना आएगा। ठीक है, 17 टाइम्स आज की डेट में प्रोडक्शन है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो आजादी के टाइम पे मात्र 64 लाख टन, यानी कि प्रोडक्शन बहुत कम था। ऐसे ही राइस की बात करो तो आजादी के टाइम पे 220 लाख टन्स, जबकि आज की डेट में 1184, लगभग 5 टाइम। ठीक है, तो ये हाल था हमारे देश के प्रोडक्शन का और प्रोडक्टिविटी का, डेटा जरूर याद रखना है। ठीक है, व्हीट और राइस की बात की, आप अगर ज्यादा याद नहीं रख पाओगे तो सिर्फ व्हीट का याद रख लेना। ठीक है, टीचर को बस एग्जाम में देख के लगे कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ के आया है, कुछ डेटा उसे याद है। ठीक है, बाकी सारी बातें सिंपल हैं, एक बार रीड आउट करना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहां प्रोवाइड करता हूं, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। चलो आगे आओ, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे और बात करेंगे एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब देखो यार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अनोखा, एक अजीब प्रकार का लैंड सेटलमेंट सिस्टम बनाया। और यार एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सप्लॉयट करना मतलब शोषण करना। किसका शोषण किया था, किसको एक्सप्लॉयट किया था, हमारे देश के किसानों को। अब सुनो, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक ट्राइंगुलर रिलेशन, ट्राइंगुलर समझते हो, ट्राइंगल, यहां है गवर्नमेंट, ठीक है, यहां है हमारे देश के जमींदार, और यहां पर है हमारे देश के किसान। अब देखो हुआ क्या, सुनना मेरी बात। गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वही हमारे देश पे शासन कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों से जमीन लेके जमीन का मालिक बनाया जमींदारों को। जमींदार तो समझ गए ना, बेसिकली हमारे देश के ही थे, बड़े बड़े साहूकार कह सकते हो, जो बड़े उद्योगपति तो नहीं कहूंगा, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जैसे पंचायत वगैरह में होते, उनको मैं यहां पर कह सकता हूं जमींदार। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों से जमीन लेके जमीन का मालिक किसे बनाया, जमींदारों। ठीक है, अब प्रोडक्शन कौन करवाएगा, जमींदार। करेगा कौन, प्रोडक्शन करेगा तो किसान ही, लेकिन जमीन का मालिक कौन हुआ, जमींदार। ठीक है, अब जमींदार जितना चाहे उतना किसानों से प्रोडक्शन करवा सकता था। इसके बदले जमींदारों को क्या करना था, एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट समझते हो, साल का 2000 3000, एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना था एज आ लैंड रेवेन्यू, यानी कि जमीन के टैक्स के तौर पे, जमीन के टैक्स के तौर पे जमींदारों को एक फिक्स्ड अमाउंट देना था, किसको, गवर्नमेंट को, और वो किसानों से कितना भी प्रोडक्शन करवा सकते थे। दूसरी चीज देखो यार, मालिक कौन है, जमींदार। अब प्रोडक्शन में जो भी प्रॉफिट्स आएंगे कौन रखेगा, किसान रखेगा या जमींदार रखेगा, भैया मालिक तो जमींदार है, तो जितना भी प्रॉफिट्स आएगा जमींदारों ने अपने पास रखा। दूसरी चीज यार, किसानों ने खेती बाड़ी की, इतनी कुछ मेहनत की, बदले में क्या मिला, ओनली फॉर सब्सिडी, यानी कि सिर्फ किसानों को इतना देते थे जमींदार कि किसान सिर्फ जिंदा रह सके, इतना नहीं देते थे कि फ्यूचर के लिए कुछ बचा के भी रख सके। यानी किसानों का हाल बिल्कुल बेहाल था। ये कहानी समझे या नहीं, जमींदारों वाली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जमीन का मालिक जमींदारों को बनाया,
जमींदार क्या करते थे, एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते थे एज अ टैक्स के फॉर्म में। वो किसानों से कितना भी प्रोडक्शन करवाते थे, किसानों को बदले में कुछ खास नहीं देते थे, सिर्फ जीवन जीने भर के लिए देते थे। ठीक है, एक और चीज, जमींदारों ने बहुत कुछ प्रॉफिट कमाया, फिर भी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। जमींदार चाहते इतना कुछ कमा के एक परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन की व्यवस्था कर सकते थे, है ना, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन जमींदारों ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। चलो रीड आउट करो और बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। बच्चे याद रखिएगा, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, एक गवर्नमेंट हो गया, जमींदार हो गया और किसान हो गए। ठीक है, अमंग दी गवर्नमेंट हो गए, ओनर्स ऑफ द सॉइल हो गए एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल हो गए। यहां पर ओनर्स कौन हो गया, बेसिकली जमींदार, और टिलर्स ऑफ द सॉइल कौन हो गया, बेसिकली किसान, जो रियल में प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, तो दिस वाज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट दे रखे हैं, रीड आउट करो जल्दी से। तो दी जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज दी परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। जमीन का मालिक किसे बनाया गया, जमींदारों को। Which implied that the profit generated from the cultivation, उससे ये हुआ जो भी कल्टीवेशन से प्रॉफिट जनरेट हुआ सब कुछ किसने रखा, जमींदारों ने अपने पास रखा, किसानों को कुछ भी नहीं दिया। और आओ जन, तो दी जमींदार वर टू पे फिक्स्ड सम टू दी गवर्नमेंट एज अ लैंड रेवेन्यू। बता चुका हूं, जमींदारों को एक फिक्स्ड सम सरकार को देना पड़ता था एज अ लैंड रेवेन्यू। और आओ, दी जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट, बाकी जमींदार कितना भी बिल्कुल फ्री थे, वो किसानों से कितना भी प्रोडक्शन करवा सकते। तो ये सिस्टम था यार, किसानों को जमींदारों ने प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ढंग से लूटा। ठीक है, और आओ, तो नेक्स्ट पॉइंट, अभी सारे पॉइंट सिंपल हैं। ठीक है, सुनो, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर का फोर्स्ड मींस जबरदस्ती, क्या किया गया, कमर्शियलाइजेशन। बच्चा लोग वर्ड समझना, दो प्रकार की एग्रीकल्चर होती है, एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ध्यान से सुनना क्योंकि अभी शब्द आएंगे कंफ्यूज होगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं खुद के लिए, यानी कि खुद का और खुद के परिवार का पेट भर सके इसलिए खेती बाड़ी कर रहा हूं, ये कहलाता है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, सेकंड वर्ड है आपका कॉमर्शियलाइजेशन या फिर कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्स, कॉमर्शियलाइजेशन मतलब पैसा छापना है, पैसा कमाना है, मतलब जब आप प्रोडक्शन मार्केट में बेचने के लिए करते हो, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो, उससे बोलते हैं कॉमर्शियलाइजेशन। अब देखो यार, हमारे देश के किसान बेचारे सीधे साधे भोले वाले से क्या करते थे, उतना प्रोडक्शन करते थे जिससे गुजारा हो जाए। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों से जबरदस्ती कॉमर्शियल फार्मिंग करवाई, जबरदस्ती उन चीजों का प्रोडक्शन करवाया जो मार्केट में बेचनी पड़ेगी। तो किसान बेचारे बड़े परेशान हो गए यार। उन्होंने प्रोडक्शन किया, जैसे नील का, जिसे हम इंडिगो बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन किया, मार्केट में बेचो, बेच के पैसे कमाओ, पैसों से फिर खाने पीने की वस्तुएं खरीदो। किसान यार बेचारे बड़े परेशान हो गए। अब आप पूछोगे सर जमींदारों ने ये इंडिगो का प्रोडक्शन क्यों करवाया? अरे भाई याद करो, इंडिगो से जमीन ज्यादातर खराब हो जाती है, और इंडिगो की जरूरत कहां थी, ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ब्रिटेन के अंदर कपड़ा उद्योग लगा हुआ था, तो कपड़ों में जरूरत पड़ती है ना, ऊन की, नील की और बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहां से ये सारी चीजें ब्रिटेन ले जाते थे। समझ गए या नहीं समझ गए? चलो तो रीड आउट करेंगे, आसानी से समझेंगे, एक एक बात, छोटी छोटी बात भी समझे। आओ चलो, तो सबसे पहले कॉमर्शियलाइजेशन होता क्या है वो सुनो। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफर्स टू दी शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस कल्टीवेशन। समझ गए होगा ना, सबसिस्टेंस पहले खुद के लिए करते थे, अब मार्केट के लिए, बेचने के लिए। तो कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर कैश, ये होता है बच्चा। कल्टीवेशन फॉर कैश बोले तो कॉमर्शियलाइजेशन, यानी अब आप जिन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हो वो आप कैश में बेचोगे। चलो, तो कैश क्रॉप्स फॉर द मार्केट, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कॉमर्शियल क्रॉप्स
नीड फॉर दी ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की नीड्स को पूरा करने के लिए इन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। आओ कुछ भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू दी प्रोड्यूस इंडिगो, बेसिकली नील। भाई नील का प्रोडक्शन करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। क्यों करवाया गया? रिक्वायर्ड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल याद है ना, कपड़ा उद्योग बेसिकली, इन दी ब्रिटेन फॉर डाइंग और ब्लीचिंग फॉर दी टेक्सटाइल। ठीक है, एक और पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स एक्सपोज्ड द सबसिस्टेंस फार्मर टू अनसर्टेन ऑफ द मार्केट। तो बच्चा इससे हुआ क्या, जो हमारे देश के सबसिस्टेंस फार्मर थे, जो अपने खुद के लिए प्रोडक्शन करते थे, वो बेचारे मार्केट की अनसर्टेनिटीज में फंस गए। यानी कि मार्केट में कभी प्राइसेस बढ़ते हैं, कभी प्राइसेस कम होते हैं, बेचारे मार्केट कंडीशन में परेशान होने लगे। ठीक है, तो फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन, जबरदस्ती कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाया गया। आओ, और हाँ, इंडिगो का नाम जरूर याद रखना। ठीक है, बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज याद रखना। अभी आओ फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल। बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो, जो बेसिकली हमारी एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ा सकती है। तो देखो यार, जमींदारों के बारे में तो बहुत कुछ बता चुका हूं, हम लोग ये सभी लोग जानते हैं। अभी तो फिर भी ठीक ठाक है यार, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर खेती बाड़ी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आजादी के टाइम पे, हम अभी बात कर रहे हैं आजादी के टाइम पे, चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आजादी के टाइम की बात करें तो बच्चा लोग, उस टाइम पे हमारे देश की एग्रीकल्चर टोटली डिपेंडेंट थी अनसर्टेनिटीज पर, टोटली डिपेंडेंट थी रेनफॉल पे, बारिश पे। अच्छी बारिश, अच्छा आउटपुट, और बारिश नहीं हुई तो आउटपुट भी नहीं हुआ। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जो जमींदार थे ना, उन्होंने इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किए। ये लोग चाहते तो कर सकते थे, बहुत कुछ पैसा कमाया इन्होंने यहां से। ठीक है, आओ जरा। तो दी कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल बोले तो जो हमारे देश पे राज कर रही थी सरकार, देश हमारा था भारत, लेकिन इंटरनल अफेयर्स को, हमारे देश की सरकार को कंट्रोल कौन कर रखा था? ब्रिटेन ने। तो दी कॉलोनियल गवर्नमेंट बोले तो ब्रिटिशर्स और जमींदार्स टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर वाज हेवीली डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। बाकी सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, फिफ्थ पॉइंट पर आओ। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास गल्फ बिटवीन, बच्चा वर्ड समझ लो, गल्फ बोले तो ये होता है मतभेद। मतभेद समझते हो? मतभेद यार, आपस में हमारी ना बनना, मतभेद हो जाना, है ना। तो गल्फ बिटवीन, एक तो ओनर्स ऑफ द सॉइल, दूसरा टिलर्स ऑफ द। ध्यान से सुनिएगा, ओनर्स कौन थे? जमीन का मालिक कौन था? जमींदार। टिलर्स ऑफ द सॉइल, एक्चुअल कल्टीवेशन कौन करता था? बाकी खेतीबाड़ी कौन करता था? किसान। तो यहां पर जो मतभेद थे वो जमींदार और किसान के बीच में। मतभेद क्या थे? जमींदार क्या करते थे? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करवाते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करवाते थे किसानों से, लेकिन बदले में उतना बहुत ही कम अमाउंट देते थे, जिससे किसान बेचारे बहुत निराश होते थे, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। दूसरी चीज, जो जमींदार थे ना, वो अपनी रेंटल इनकम को बढ़ाते थे, वो अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाते थे। वो चाहते थे हमारे पास तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। किसानों की क्या हालत है, कैसे खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं था। जमींदारों ने यार ढंग से किसानों को लूटा, समझ लो। चलो आओ रीड आउट करते हैं। तो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय गल्फ बिटवीन, ठीक ठाक है। यहां पर आओ, व्हाइल द ओनर शेयर्ड द आउटपुट। अब देखो, मालिक क्या करता था? सारा आउटपुट मालिक के पास आता था, पूरा प्रॉफिट मालिक के पास आता था, लेकिन वो लोग करते क्या थे? इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज देयर रेंटल इनकम। जमींदार अपनी रेंटल इनकम बढ़ाते थे, अपना प्रॉफिट बढ़ाते थे। द टिलर्स ऑफ द सॉइल वर मेयरली गिवन एनफ फॉर सब्सिस्टेंस। जबकि जो टिलर्स थे, किसान थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना मिलता था जिससे उनका सब्सिस्टेंस यानी जीवन यापन हो, से ज्यादा। आप समझ रहे हो? इसीलिए मतभेद रहता था, क्योंकि एक तरफ मेहनत हम करें, मेहनत किसान करे, ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट आता था, पैसा आता था,
तो पूरा का पूरा जमींदार ले आ, इसलिए बहुत मतभेद। ठीक है, चलो और आओ। तो अभी है 6 पॉइंट, एक तो स्मॉल और दूसरी फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। देखो यार, किसानों के पास जमीन एक तो स्मॉल थी यानी कि छोटी थी, दूसरी चीज फ्रेगमेंटेड थी। फ्रेगमेंटेड समझते हो, एक टुकड़ा यहां एक टुकड़ा कहीं और, यानी कि हिंदी में बोले तो बिखरी हुई जमीन। देखो एक टुकड़ा यहां पर है, एक टुकड़ा यहां पर है, फिर एक छोटा सा टुकड़ा पता चला यहां पर है। अब इससे होता क्या था यार, बिखरी हुई जमीन है अगर किसी एक किसान के पास, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि किसान को एक तो 3 जगह जाना पड़ता था, दूसरी चीज यार अगर इकट्ठी जमीन एक ही जगह होती तो मशीन आराम से चल जाती, प्रोडक्टिविटी बढ़ती। लेकिन मशीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से, बिखरे होने की वजह से मशीन्स वगैरह का यूज नहीं हो पाता था, जिस वजह से भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम थी। चलो रीड आउट कर लो भाई। तो लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। बाकी फ्रेगमेंटेड क्या होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग, बाकी अनइकोनॉमिक थी यानी कि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आओ, 7th पॉइंट है सबसिस्टेंस आउटलुक। यार एक और चीज हम देखें तो मोस्टली पॉइंट्स हमें नेगेटिव वे में मिल रहे हैं, ठीक है। क्या है अभी? सबसिस्टेंस आउटलुक। जो किसानों का आउटलुक था, किसान क्या चाहते थे? सबसिस्टेंस। बोले तो वो सिर्फ इतना प्रोडक्शन करना चाहते थे कि खुद का और खुद के परिवार का गुजारा हो सके। इसलिए भी हमारे देश की एग्रीकल्चर पिछड़ी हुई थी, इसलिए भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम था, क्योंकि किसान ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता ही नहीं था, वो सिर्फ उतना ही चाहता था जिससे उसका गुजारा हो सके। ठीक है, तो देखो जरा, तो फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज मीन्स ऑफ द सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जिसमें क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है फॉर बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, जिससे हमारे परिवार की सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी हो सके, इसलिए किसान प्रोडक्शन करते थे। मतलब किसान सिर्फ इतना सोचते थे गुजारा हो जाए, किसान ये नहीं सोचता था कि बेच के प्रॉफिट कमाया जाए, प्रॉफिट की नहीं सोचता था, ठीक, इसलिए कम प्रोडक्शन करता था। बाकी ये कुछ पॉइंट है जिससे हम मानते हैं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम थी। चलो तो बच्चा लोग, ये था हमारे देश के एग्रीकल्चर का हाल। तो बेसिकली मैं उम्मीद करूंगा एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। कहीं किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है बच्चा लोग तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताओगे। बाकी हाँ, आप लोग रोते रहते हो सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो लो भाई आप सभी के लिए ये पीडीएफ मैं सेव कर लेता हूं, और हाँ आप सभी को पीडीएफ मिलेगी झांसी ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बच्चा लोग डाउनलोड कर लो, और ठीक है, बाकी अभी तक अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा लोग सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप, सभी की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ आई होगी। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत